नमस्ते। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे बोला था कि आप रेनबो के बारे में पढ़ने वाले हैं। यस, सो आई होप आपने रेनबो के बारे में पढ़ा है। तो एक ब्रीफ में मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि रेनबो कैसे बनता है। ओके, तो रेनबो में होता क्या है, आपको कलर्स दिखते हैं। तो सन रेज कंसिस्ट ऑफ व्हाइट लाइट, जिसमें ऑलरेडी सारी वेवलेंथ प्रेजेंट होते हैं। तो रेनबो में जो ड्रॉपलेट्स हैं, रेनबो मोस्टली जस्ट आफ्टर द रेन आपको दिखता है या किसी वाटर बॉडी के पास दिखता है। तो वहां पे जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होती हैं, दे बिहेव्स एज ए प्रिज्म। ओके, जिनसे कि आपको 7 कलर्स वहां पर दिखाई देते हैं। तो थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं अपन। तो फर्स्ट थिंग इज कि रेनबो के लिए आपके पास डायरेक्ट सनलाइट नहीं आनी चाहिए। सन आपके पीछे होना चाहिए, ठीक है। जिससे जो सनलाइट आ रही है वो आपकी आंखों में डायरेक्ट नहीं आ रही है, वो यहाँ प्रेजेंट कोई ड्रॉपलेट है, उससे इंटरनली रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आ रही है, ठीक है। तो आपको रेनबो हमेशा अपोजिट टू द सन दिखेगा, ठीक है। अच्छी बात है। अब होता क्या है समझते हैं अपन। मान लीजिए ये आपकी ड्रॉपलेट है, थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं मैं आपको। ये आपकी ड्रॉपलेट है। और सनलाइट एंटर करेगी, तो मान लेते हैं सनलाइट यहां से एंटर करती है, ठीक है। दिस इज सनलाइट, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस ड्रॉपलेट। तो बाहर एयर है और ड्रॉपलेट मतलब अंदर वाटर होगा, ठीक है। तो यहां पे वाटर है। तो कहां से कहां जा रही है लाइट, रेयर टू डेंसर। तो यहां पे अपन नॉर्मल बना देते हैं। सो इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। और यहां पर ही क्या हो जाएगी, आपकी सेपरेशन ऑफ कलर्स हो जाएंगे। तो आपको पता है रेड कम बेंड करेगा, रेड कम बेंड करेगा, और जो आपका वायलेट है वो ज्यादा बेंड करेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू गेट। अब यहां पे होता क्या है, रे कहां से कहां जा रही है, अब डेंसर टू रेयरर जा रही है। तो अगर इस ड्रॉपलेट की सनरेज के रिस्पेक्ट में पोजीशन सही रही, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, this may be greater than the critical angle. If it happens, then only rainbow will form. मान लेते हैं ऐसा हो रहा है कि यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, डेंसर से रेयरर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये इसी एंगल पे वापस आ जाएगी रे, ठीक है। और कुछ इसी तरीके से इस एंगल पे ये आपकी वायलेट कलर भी आ जाएगा टीआईआर के बाद। अब क्या होगा यहाँ पे, वापस से रे कहां से कहां जानी है, रे अब जानी है आपकी डेंसर टू रेयरर। अब मानेंगे यहाँ पे टीआईआर नहीं हो रहा है, इफ दिस हैपेंस, ठीक है। सो दीज आर द रिस्पेक्टिव नॉर्मल्स हियर। एंड अब क्या होगा, रे क्या करेगी, विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। सो दे विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल, सो इट बेंड्स। तो जो रेड है वो कम बेंड करेगा और जो वायलेट है वो थोड़ा ज्यादा बेंड करेगा, ठीक है। तो यहां पे आप खड़े हुए हैं, दिस इज योर लोकेशन। तो आपको क्या दिख जाएगा, यू आर गेटिंग डिफरेंट कलर्स, रेड अलग, वायलेट अलग, बीच में बाकी सारे कलर्स आ रहे हैं। सो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, रेनबो। ये लाइट आपको जहां से भी आती हुई दिख रही होगी, वहां पे आपको क्या दिखेंगे, रेनबो दिखेगा। इसे बोलते हैं अपन प्राइमरी रेनबो। क्या बोलते हैं, प्राइमरी रेनबो, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि इसमें रेड कलर जो है, रेड नीचे रहता है, ठीक है। तो रेड कलर आपका बॉटम में रहेगा और जो आपका वायलेट कलर है वो आपका टॉप में रहेगा। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस रेनबो। और द एंगल ऑफ डिविएशन, और यू से द एंगल बिटवीन दिस रे एंड दिस रे इज नियरली 42 डिग्रीज इन दिस केस ऑफ प्राइमरी रेनबो। आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। अब कभी कभी एक रेनबो और उसके ऊपर दूसरा रेनबो भी हमें दिखाई देता है, ठीक है। उसे बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो। तो ये सेकेंडरी रेनबो कैसे बन जाता है वो भी अपन समझते हैं। फिलहाल प्राइमरी रेनबो में एक ही क्वेश्चन में इसमें कभी कभार पूछ लेते हैं वो ये कि प्राइमरी रेनबो किन किन फिनोमिना की वजह से बनता है। तो आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है,
सेकेंड आपका TIR हो रहा है, थर्ड आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है। जो प्राइमरी रेनबो बनता है पहले रिफ्रैक्शन, ठीक है, और उसके बाद TIR, और उसके बाद वापस रिफ्रैक्शन। So these are the event which took place in the formation of primary rainbow, दो रिफ्रैक्शन और एक TIR। सेकेंडरी रेनबो समझते हैं हाउ इट फॉर्म्स। सो सेकेंडरी रेनबो तब बनेगा जब आपकी जो ड्रॉप है उसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से हो कि सन लाइट नीचे से एंटर करे इसके अंदर, ठीक है। सो लेट अस कंसीडर ए रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, तो आराम से समझेंगे अपन। तो ये नॉर्मल, वापस से वही कंडीशन, रे कहाँ से कहाँ जा रही है, एयर टू वाटर, सो rarer to denser will bend towards the normal। रेड कलर जो है वो थोड़ा कम बेंड करेगा, रेड कलर कम बेंड करेगा, और जो वायलेट कलर है वो थोड़ा ज्यादा बेंड करेगा, ठीक है। सो थोड़ा सा दूर ले लेते हैं अपन, सो समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे होना चाहिए TIR, तो यहाँ पे TIR हो जाएगा, ठीक है, मान लेते हैं अपन। सो यहां से TIR होने के बाद these rays goes like something like this, और कुछ वैसे ही आपकी ये दूसरी रे जाएगी यहां से, ठीक है। यहां पे वापस से इनको क्या करना पड़ेगा, TIR, they have to suffer TIR once again, so they will become like this, ठीक है, and the violet color it will be like this। अब वापस से क्या होगा यहाँ पे, I mean now the refraction should take place, लाइट को बाहर आना चाहिए यहाँ से। so जब ये लाइट बाहर निकलेगी तो आप देख पाएंगे कि ये कहाँ से कहाँ जा रही है, it is going from denser to rarer, so will bend away from normal। तो जो वायलेट कलर है वो ज्यादा बेंड करेगा, वायलेट will bend more, सॉरी, वायलेट कलर आपका ज्यादा बेंड करेगा यहाँ पे, और रेड थोड़ा कम करेगा। सो वायलेट ज्यादा बेंड कर रहा है और जो रेड है वो कम बेंड करेगा, ठीक है, रिलेटिवली आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। सो दीज आर द रेज यू आर रिसीविंग। तो ये जो आपको मिलेगा इसे बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो। ये क्या मिलेगा आपको, सेकेंडरी रेनबो, ठीक है। ये स्पेसिफिक पोजीशन पर ही बन रहा है, दो TIR होने चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही कम रे इधर पार्टिसिपेट करती है, तो ये रिलेटिवली धुंधला होता है, या बोल दो ब्राइटनेस कम होती है, इंटेंसिटी कम होती है वहां पे, ठीक है, एज कम्पेयर टू द प्राइमरी रेनबो। और इसका एक बढ़िया फीचर क्या है कि यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ कलर है वो इन्वर्ट हो गया। आप देखिए प्राइमरी रेनबो में रेड नीचे था, वायलेट ऊपर था, यहाँ पर रेड ऊपर है, वायलेट नीचे है। तो सबसे पहली बात कि ये इसमें जो टॉप पे कलर है वो आपका रेड है, और बॉटम में जो कलर है वो वायलेट है। तो सेकेंडरी रेनबो में ये ऑर्डर उल्टा हो जाता है। हाँ, स्पेक्ट्रम में मैंने आपको बताया था रेड ऊपर रहता है, वायलेट नीचे रहता है, तो स्पेक्ट्रम जैसा आपका सेकेंडरी रेनबो है, तो एस आप याद रख सकते हैं। सेकेंडरी रेनबो में रेड ऊपर वायलेट नीचे, और प्राइमरी रेनबो में रेड नीचे उल्टा हो जाएगा, ठीक है, और वायलेट ऊपर। और इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक कि ये किन किन फिनोमेना से होता है, तो ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड फिनोमिना है, ये आपका थर्ड फिनोमिना है, और ये आपका फोर्थ फिनोमिना है। सो इट गोज लाइक रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद TIR, TIR के बाद एक और TIR, और उसके बाद रिफ्रैक्शन। सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट which should take place for the formation of secondary rainbow। okay, well एक और फिनोमेना होता है लाइक स्कैटरिंग, जिसके वजह से हमें स्काई ब्लू दिखता है। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको मैं स्कैटरिंग के बारे में भी दे दूं। दीज आर स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स विच सम क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन मेंस ऑन दिस। सो इसे मिटा देता हूं मैं। सो स्कैटरिंग,
स्कैटरिंग का मतलब, अगर बिल्कुल लिटरल मीनिंग में बताऊं तो स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखर जाना, किसी भी चीज से टकरा के बिखर जाना। जैसे वाटर जेट है ना, वाटर की स्ट्रीमलाइन फ्लो है और वो किसी छोटे टाइनी स्टोन से टकरा के और स्प्लैश, आई मीन बहुत छोटे 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 ड्रॉपलेट्स में बढ़ जाए, तो उसको बिखरना बोलेंगे हम। ठीक है, तो लाइट के केस में जो स्कैटरिंग का मीनिंग है एग्जैक्टली ये तो नहीं है, पर हाँ कुछ ऐसा ही है। समझते हैं क्या मतलब है स्कैटरिंग का। तो होता क्या है, when there is some particle, when there is some particle whose size यानी diameter of the particle is comparable with the wavelength of light। आपको पता है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें सर्टेन वेवलेंथ होती हैं। तो जब इस पार्टिकल का साइज इस वेवलेंथ से कंपैरेबल हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है, ये उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इट एब्जॉर्ब्स दैट लाइट। मॉडर्न फिजिक्स में आपको थोड़ा समझाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों होता है। ओके, अब इसने एब्जॉर्ब कर ली, एब्जॉर्ब करने के बाद ये एमिट करता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद ये एमिट करता है। सो दिस इज स्कैटरिंग बेसिकली। अगर इसको डेफिनेशन लिखे तो क्या है, व्हेन size of the particle is comparable with the wavelength of the incident radiation, then that radiation gets absorbed and then it is re-emitted or emitted again by the particle. But what happens here is, suppose मैं यहाँ पे observer हूँ, suppose I am an observer here, ठीक है, and I was supposed to receive this ray which was coming from some source। यहाँ पे कहीं पे सोर्स है आपका, इस सोर्स से ये ब्लैक से मैंने जो शो किया है वो रे आ रही थी और आपको दिखनी चाहिए थी, बट व्हाट हैपन, ये इसने रोक ली और अब आपको लाइट यहाँ से आती हुई दिख रही है। सिर्फ एक पार्टिकल नहीं है, सिर्फ ढेर सारे पार्टिकल हैं, ढेर सारे पार्टिकल हैं, ठीक है, ऑल अराउंड। सो व्हाट इज हैपनिंग, दे आर absorbing the light and emitting like as if they are the source। Okay, so you will not see the source here, you will simply see these particles, yes, and these particles are so dense that you feel like a curtain, you feel like a curtain जहां से ये लाइट आ रही है। ठीक है, तो आपको स्कैटरिंग का डेफिनेशन समझ आ गया, मैंने अभी बताया है, आप लिख लीजिए उसको। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं व्हाई स्काई इज ब्लू। ओके, सो देयर इज ए देयर वाज साइंटिस्ट कॉल्ड रेले। ठीक है, उनके नाम पर ही एक फिनोमिना है रेले स्कैटरिंग। So amount of रेले scattering, स्पेलिंग आप लोग चेक कर लीजिएगा, is inversely proportional to this। अब इसके वाई में अपन को जाने की जरूरत नहीं है, हमें ये डिटेल में नहीं पढ़ना है ये टॉपिक। आप मान लीजिए ये एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ टू द पावर 4 इन एटमॉस्फेयर आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, सो ऐसे कलर्स जिनकी वेवलेंथ छोटी है, ऐसे कलर्स जिनकी वेवलेंथ कम है, उनका अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग ज्यादा होगा, मतलब वो ज्यादा स्कैटर करेंगे, और जिनकी वेवलेंथ बड़ी है वो कम स्कैटर करेंगे। तो आप स्पेक्ट्रम पता ही है, इट इज VIBGYOR। ठीक है, और जो वेवलेंथ का ऑर्डर है वो नीचे की तरफ इंक्रीज करता है। तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ विजिबल में वायलेट की है और सबसे बड़ी वेवलेंथ रेड की है। तो वायलेट कलर सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा एटमॉस्फेयर में और रेड सबसे कम स्कैटर करेगा। सो व्हाट हैपेंस, सन से जब व्हाइट लाइट आ रही होती है, वो यहाँ पे आयनोस्फीयर में ढेर सारे आयंस होते हैं, उनका साइज मैच करता है इन कलर से, वायलेट इंडिगो ब्लू की वेवलेंथ से, तो उन्हें वो क्या कर देता है, स्कैटर कर देता है। स्कैटर करने की वजह से वो डायरेक्ट सन से आते हुए ना दिखते हुए हमें एटमॉस्फेयर के डिफरेंट पोर्शन से आती हुई दिखती है, और हमें जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो एक ब्लू कर्टेन के जैसा दिखाई देता है। ये बात आप समझ पा रहे हैं। एक और इसका बढ़िया एग्जांपल है कि जो हम डेंजर सिग्नल्स बनाते हैं वो रेड कलर से बनाते हैं, बिकॉज रेड कलर कम स्कैटर होता है, तो हमें डायरेक्ट सोर्स दिखाई देता है लंबी दूरी से। ठीक है, एक और आपको मैं पॉइंट समझा दूं यहाँ पे कि अब दोपहर के टाइम पे है ना, जब 12 नून के आसपास आप स्काई अगर देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट स्काई आपका व्हाइट कलर का दिखेगा, ऑलमोस्ट व्हाइट दिखेगा। और इवनिंग या 4 बजे के आसपास जब सन एक वेस्ट की तरफ जा रहा होता है,
तो उस मोमेंट पे जब आप ईस्ट की तरफ देखते हैं तो आपको बढ़िया डार्क ब्लू कलर दिखाई देगा वहां पे, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका बहुत सिंपल रीजन है कि जब नून का टाइम होता है, नून के टाइम में सन कुछ इस तरीके से लोकेटेड होता है, ये आपकी अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। नून आपके लिए, नून का मतलब क्या है, सन इज हियर विद रिस्पेक्ट टू यू। तो सन रेस को सिर्फ इतना ही लेंथ ट्रेवल करना है एटमॉस्फेयर के अंदर। और जब इवनिंग होती है मतलब सन इज एट द होराइजन समवेयर हियर, तो सन रेस को इतना पार्ट ट्रेवल करना है इन द एटमॉस्फेयर। तो सन रेस ज्यादा ट्रेवल करती है तो क्या हो जाता है, मोस्ट ऑफ द स्मॉलर वेवलेंथ्स गेट स्कैटर। सो बचती सिर्फ कौन सी वेवलेंथ ही है नून के टाइम पे, सॉरी इवनिंग के टाइम पे लॉन्गर वेवलेंथ बचती है, इसलिए सन आपको ऑरेंज या थोड़ा रेड हल्का लाल आपको दिखता है, इसके आसपास भी आपको हल्का लाल दिखेगा, है ना। और इसके पीछे का हिस्सा आपको कैसा दिख रहा होगा, ब्लू दिख रहा होगा। क्लाउड्स के कलर्स, है ना, कुछ क्लाउड्स एकदम व्हाइट दिखते हैं, है ना। वो व्हाइट क्यों दिख रहे होते हैं, क्योंकि वो सारे कलर्स को इक्वली क्या कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं। तो वापस से जो स्कैटर, जो लाइट हमारे पास आ रही है वो सबका मिक्सचर है, इसलिए वो क्लाउड हमें व्हाइट दिख रहा है, ठीक है। हमें क्लाउड्स अलग अलग कलर के भी दिखते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि उन क्लाउड्स के अंदर जो वाटर वेपर है उसके पार्टिकल्स का साइज क्या है। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया कि व्हाट इज स्कैटरिंग, ओके, एंड स्कैटरिंग से आपके एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है। वेल, in this lecture we will talk about human eye and defects in human eye and their corrections. So again this topic is for mains and definitely NEET में भी है, ये एडवांस में ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। और अगर रे ऑप्टिक्स आपके बोर्ड्स में है, सीबीएसई बोर्ड्स में है रे ऑप्टिक्स, तो फिर वो आपके बोर्ड्स के हिसाब से भी ये वैल्यू रखता है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं हम ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। तो ह्यूमन आई के अंदर क्या क्या होता है, बेसिक फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बायो नहीं पढ़ रहे हैं अपन। तो दिस इज वी हैव ए कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। और लेंस के ऊपर, या ये बोल दो कि दिस लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन टू मसल्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये लेंस प्लेस होता है यहाँ पे, है ना। ये क्वेश्चनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, लेंस फिट नहीं होता है, अब जंप वगैरह करता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो दे प्रोवाइड सस्पेंशन और क्वेश्चनिंग इफेक्ट हियर, दीज मसल्स, ठीक है। दीज आर कॉल्ड सिलरी मसल्स एंड देयर इज ए लेयर ऑन द लेंस, ठीक है, विच covers or which controls the aperture of the lens, ठीक है। सो यहां पे वो लेयर रहेगा आपका, so this is the covering, ठीक है। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये आपकी एपर्चर है, ओके। नाउ दिस एक्सटेंड्स ऑल द वे लाइक दिस, ठीक है। दिस गोज टू योर ब्रेन, समथिंग आई का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है आपका, है ना। इट्स काइंड ऑफ स्फेरिकल, नॉट कंप्लीटली बट यस इट्स काइंड ऑफ स्फेरिकल, okay. There is one more covering we have here, so ये हम आई का कैसा व्यू देख रहे हैं कि ये सपोज कंसीडर मी, ये आई है, आप ये क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, जैसे आप यहां से काट दें और इस साइड से आप देख रहे हैं, ठीक है। इधर से आपने कट कर दिया एंड यू आर सीइंग फ्रॉम दिस साइड, सो दिस इज द क्रॉस सेक्शन यू आर सीइंग हियर। अब फटाफट से नेमिंग समझ लीजिए, ये जो आप देख पा रहे हैं दिस इज लेंस, ठीक है। और ये दोनों ये आपकी हैं सिलरी मसल्स,
ठीक है, what they do, they control the focal length of this lens. ये इस लेंस को थिक या थिन कर सकते हैं, ठीक है. And this portion of the lens which is exposed to the light, लाइट सिर्फ इसी पोर्शन से जा सकती है, यहां से इस पोर्शन को बोलते हैं अपन प्यूपिल. दिस इज कॉल्ड प्यूपिल. एंड दिस पोर्शन इट इज कॉल्ड आइरिस. ये नीचे ये ब्लू दूसरा दिख रहा है वो भी वही है, आइरिस. इट टेक्स केयर ऑफ अपर्चर. एंड दिस एक्सपोज्ड पोर्शन जो हमें बाहर से दिखता है आई लेंस, ये आपका है कॉर्निया. दिस इज कॉर्निया, ठीक है. ये सिर्फ कौन सा पोर्शन है, मोस्टली इंडियंस की बात करें सो वी हैव दिस डार्क, लोगों का डिफरेंट कलर होता है, तो जो डिफरेंट कलर ऑफ आईज आप देखते हैं वो कॉर्निया का कलर होता है, ठीक है. दिस इज द कॉर्निया यू हैव हियर. मे बी शायद आइरिस होता है वो, ठीक है, जो आप कलरफुल आईज देखते हैं. इंडियंस मोस्टली आपको ब्लैक दिखेगा या ब्राउन दिखेगा. और व्हाइट पोर्शन ऑफ आई हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट डार्क पोर्शन ऑफ दैट. कुछ लोगों की ग्रे आई होते हैं, तो आप उनमें बीच का जो स्पॉट है, सर्कल देख सकते हैं छोटा सा ब्लैक कलर का, और वो सर्कल अमाउंट ऑफ लाइट के हिसाब से बढ़ता घटता रहता है. यानी आपने अगर अंधेरे में देख रहे हैं आप, जहाँ लाइट प्रेजेंट कम है, तो ये आइरिस ऊपर चला जाता है और आपके प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है, सो दैट सफिशिएंट लाइट कैन एंटर, तो आप देख पाएंगे. और जब आप दिन में हैं या ब्राइट सनलाइट में होते हैं, तो ये आइरिस आपकी मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स को कवर कर लेता है, बहुत ही छोटा पोर्शन ओपन रखता है और आप फिर भी देख पाते हैं. तो इसीलिए ऐसा होता है कि अंधेरा है, अचानक से किसी ने लाइट ऑन किया तो आपको रूम बहुत ब्राइट दिखता है, जबकि वही रूम आप बाहर से जब आ रहे होते हैं, बाहर बहुत ब्राइट है और आप रूम में एंट्री लेते हैं, तो आपको काफी डार्क दिखता है अंडर द सेम लाइट कंडीशन. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द प्यूपिल साइज, प्यूपिल का साइज कम ज्यादा होता रहता है. ओके, दिस इज द स्क्रीन, फोटो सेंसिटिव, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, इसे हम रेटिना बोलते हैं, ठीक है. दिस इज कॉल्ड रेटिना. एंड ये जो नर्व्स हैं, दे आर ऑल द वे गोइंग फ्रॉम टू योर माइंड. सो ये आपका ऑप्टिक नर्व है, दिस इज ऑप्टिक नर्व. तो ये एक काम की इंफॉर्मेशन है, हमारे को जानना चाहिए आई से रिलेटेड, ठीक है. अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लिख लीजिए यहाँ पे, जो आपके काम के हैं, लिख लो. आई लेंस बिहेव्स एज कन्वर्जिंग लेंस. आई लेंस बिहेव्स एज कन्वर्जिंग लेंस एंड इट इज कॉन्वेक्स. ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हैं कॉन्वेक्स. ये डेटा है, आप लिखना चाहो तो लिख लो. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आई लेंस रफली 1.437 होता है, 1.437. रेटिना, दिस इज द स्क्रीन साइज इज रेटिना. इस पे लिख लीजिए रियल. अब आपको पता है सिर्फ रियल इमेजेस ही प्रोजेक्ट की जा सकती हैं स्क्रीन पे, तो आपकी इमेज यही बननी है. सारी इमेजेस कहाँ बननी है आपकी, आई लेंस की वजह से रेटिना पे बननी है, ठीक है. सो क्या फिक्स हो गया आपके आई लेंस के लिए, आपके आई लेंस के लिए फिक्स हो गया इमेज डिस्टेंस, की लेंस से स्क्रीन की डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फिक्स हो गई. ऑब्जेक्ट्स तो अलग अलग लोकेशन पे है, यानी आपकी वी फिक्स है, यू बदल रहा है, तो डेफिनेटली क्या बदलना पड़ेगा, एफ बदलना पड़ेगा. तो आपका जो आई लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है. फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है मतलब पावर ऑफ लेंस को एडजस्ट कर सकता है, और वो कौन करता है, सिलेरी मसल्स, ठीक है. तो रेटिना के बारे में वहां पे लिख लीजिए. इट इज ए स्क्रीन विच इज सेंसिटिव टू द लाइट एंड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, real and inverted image of an object is formed by the lens on it. However, brain sense it erect. रेटिना पे इन्वर्टेड बनती है, बट ब्रेन उसे सीधा समझता है, वो प्रोग्रामिंग है अपने अंदर, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. सिलेरी मसल्स, इसके बारे में लिख लीजिए. आई लेंस is fixed between these muscles. Eye lens is fixed between these muscles. The curvature of eye lens, the radius of curvature of eye lens can be changed by exerting pressure by ciliary muscles. By exerting pressure by ciliary muscles. मैं आपको अभी समझाता हूं कि कब आपका आई लेंस थिक कंडीशन में होता है, कब थिन कंडीशन में होता है. तो समझिए,
जब आप पास की ऑब्जेक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं इस डायग्राम को मिटा दे रहा हूं। When you are focusing on nearby objects which are near to your eye, अपन सिर्फ आई लेंस के बारे में ही सोच लेते हैं। दिस इज योर आई लेंस एंड हियर इज योर रेटिना, और कुछ नहीं बनाया मैंने। सो सपोज आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ रखी हुई है विच इज क्वाइट क्लोज टू आई, तो उससे जो रे आ रही हैं दे आर क्वाइट डाइवर्जिंग, तो उसे क्या करना पड़ेगा, कॉन्वर्स कराना है। सो इट हैज टू कॉन्वर्स ऑल द वे टू द रेटिना, ठीक है, सो दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट द रेटिना। हियर इज द इमेज। अब आप सोचो अगर ऑब्जेक्ट दूर होता, से आई कंसीडर एन ऑब्जेक्ट विच इज क्वाइट फार, ठीक है, तो उसका समझिए कि डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस कैसा जाएगा। तो उससे आने वाली रे कम डाइवर्स कर रहे होंगे, उनका जो डाइवर्स बिहेवियर है वो कम होगा, जबकि कॉन्वर्स उसे उतना ही करना है। तो आप देखिए कौन सी रेस को ज्यादा कॉन्वर्स करना पड़ रहा है लेंस को, ऐसी रेस को जो कि पास की ऑब्जेक्ट से आ रही है उन्हें ज्यादा कॉन्वर्स करना है, और ऐसी रेस जो कि दूर की ऑब्जेक्ट से आ रही है उन्हें कम कॉन्वर्स करना है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि ये लिख ही लो, मैं बोर्ड पे नहीं लिखता हूं। व्हेन आई इज फोकस्ड एट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, nearby objects, lens needs to lens need to converge light more to form image on retina. So power of lens यानी converging power of lens is more, converging power of lens is more while you are focusing on nearby objects. अब कन्वर्जिंग पावर मोर कैसे होगी आप समझिए। पावर होता है 1 बाय फोकल लेंथ विच इज इक्वल टू एन रिलेटिव माइनस 1 इंटू 2 बाय आर। इट्स इक्विकॉन्वेक्स लेंस। ओके, सो यू कैन चेक हियर। आप पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको फोकल लेंथ को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। आपको आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिक्रीज करने का मतलब आपको छोटा सर्कल बनाना पड़ेगा। यानी जो लेंस है, मैं आपके सामने दो लेंस बनाऊं, एक ये लेंस है ना और दूसरा ये लेंस, ठीक है। किसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटी है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटी है, यानी थिक लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कम रहेगी, पावर ज्यादा रहेगी। थिन लेंस, थिन इन द सेंस स्ट्रेस्ड लेंस, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा रहेगी, पावर कम रहेगी। तो सिलेरी मसल्स क्या करेगा, जब आप नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे तो वो आपके आई लेंस को प्रेशर डालेगा, जिससे आपका जो आई लेंस है वो थिक हो जाएगा और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो जाएगी, फोकल लेंथ कम हो जाएगी, पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन स्ट्रेस्ड व्यूइंग। जब अपन पास की चीजों में देख रहे होते हैं तो अपना जो आई लेंस है वो स्ट्रेस्ड कंडीशन में होता है, ठीक है। और दूर की चीजें देखते हैं तो क्या चाहिए आपको, पावर ऑफ आई लेंस आपको कम चाहिए, तो आपकी आई रिलैक्स्ड स्टेट में होती है, सिलेरी मसल्स अपनी रिलैक्स स्टेट में होती हैं, लेंस थिन होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होते हैं, फोकल लेंथ ज्यादा होती है और पावर कम होती है, ठीक है। तो नीचे लिख लीजिए, when eye is focusing on far away objects, eye is focusing on far away objects, then the eye lens has to converge the light by less amount. So power of lens is less, and lens is thin, radius of curvature is more, focal length is more, power is less, and it is relaxed viewing. यानी आप कितने भी घंटे तक दूर की चीजें देखते रहिए, आपको कोई स्ट्रेस फील नहीं होगा आंखों में। आप बहुत टाइम तक पास की चीजों को देखिए तो फिर आपको क्या फील होगा, स्ट्रेस फील होगा, ठीक है। तो ये जरूर लिख लें, नियर बाय ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं उसे अपन स्ट्रेस्ड व्यूइंग बोलते हैं और दूर के ऑब्जेक्ट को रिलैक्स्ड व्यूइंग बोलते हैं। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अब एक टर्म यूज किया जाता है रिलेटेड टू ह्यूमन आई, इट इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। उस टर्म को लिख लीजिए, पावर ऑफ एकोमोडेशन।
पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसका मतलब है, लिख लीजिए, इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ आई टू सी nearby objects as well as far away objects। यही कहलाती है आपकी पावर ऑफ एकोमोडेशन। रेंज ऑफ विजन, यानी हम कहां से कहां तक की ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। रेंज ऑफ विजन, इसमें लिख लीजिए रेंज ऑफ विजन में नॉर्मल आई और यू से हेल्दी आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स clearly when the distance of objects from eye is greater than 25 centimeter, यानी हेल्दी आई 25 सेंटीमीटर से पास में रखी हुई ऑब्जेक्ट्स को फोकस नहीं कर पाता है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर ऑब्जेक्ट आई के बहुत पास में आ गया देन इट हैज टू कन्वर्ज लाइट बाय ए ह्यूज अमाउंट, और उतना आपका आई लेंस कन्वर्ज नहीं कर पाता है और आपको ऑब्जेक्ट्स क्लियर नहीं दिखाई देते। आप अभी इस वीडियो को देखते हुए ये करके देख सकते हैं। आप एक ऑब्जेक्ट को आंखों के बहुत पास में लाइए, आप चाह के भी उसे फोकस नहीं करा पाएंगे, वो ब्लर दिखेगा आपको। एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद ही वो आपको क्लियर दिखता है। ओके, ऑलराइट। सो नाउ हमने क्या लिख लिया कि ए नॉर्मल आई और हेल्दी आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली ओनली इफ दे आर, है ना, दे आर एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। दिस डिस्टेंस, दिस 25 सेंटीमीटर लिख लीजिए, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड least distance of distinct vision. This distance is called least distance of distinct vision and is represented by capital D. कैपिटल D की वैल्यू यहां पे कितनी रहेगी, 25 सेंटीमीटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ आई। ठीक है, कोई पूछे आपसे नियर पॉइंट ऑफ आई कितना होता है, इट इज 25 सेंटीमीटर। इससे पास के ऑब्जेक्ट आप फोकस नहीं करा सकते। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग करा सकते होंगे बट हेल्दी आई नहीं कर सकती। अब दूसरी बात, दूर कितना देख सकते हो आप। दूर कितना भी देखो, क्योंकि आप जितना दूर देखोगे उतना आई लेंस को कम पावर की जरूरत है, वो रिलैक्स स्टेट में चला जाएगा। सो इवन इफ द रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द आई लेंस, द आई कैन कन्वर्ज देम टू द रेटिना। मीन्स आप इनफाइनाइट की ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं। दैट इज व्हाई यू कैन सी स्टार्स, you can see sun, you can see moon. They are practically very far away from the earth. Yes, so what is the far point of human eye? It is infinite. लिख लीजिए, healthy eye can see up to infinite distance and that is called far point. तो far point infinite, near point 25 सेंटीमीटर। एक टर्म और यूज होता है इधर, बाइनोकुलर विजन, मतलब दोनों आंखों से एक साथ देखना। देखिए आपकी दोनों आंखें किसी भी ऑब्जेक्ट की इंडिपेंडेंट इमेज बनाती है, बट आपका ब्रेन उन्हें प्रोसेस करके आपको डेप्थ की फीलिंग देता है। ठीक है, यानी अगर आप काफी दिनों तक एक आंख बंद कर लें अपनी, एक ही आंख से देखें, आप डेप्थ को महसूस नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ फ्लैटनेस को ही देख पाएंगे। मतलब आप तीसरी डायमेंशन नहीं देख पाएंगे, 2 डायमेंशनल हो जाएगा आपके लिए दुनिया अगर आप एक ही आंख से देखें तो। Now don't say कि मैंने अभी तो एक आंख बंद करके मैं देख रहा हूँ, I can feel the depth because the data is already stored about this place. ठीक है, do it for a longer time, let the brain process it, you will become a 2-dimensional viewer. Okay. तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लिखिए। क्वेश्चन है आपका, diameter of the eyeball मतलब this sphere, diameter of the eyeball of a normal eye is about 2.5 centimeter, Find the range in which
power of the eye lens should vary to focus image on retina. To focus image on retina. तो इमेज को रेटिना पे फोकस करने के लिए आपको आई लेंस की पावर को कहां से कहां तक वेरी कराना पड़ेगा, या मैं पूछ लूं फाइंड पावर ऑफ एकोमोडेशन, एक ही बात है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आपको द डायमीटर ऑफ द आई बॉल इज गिवन टू मी एज 2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब नो मैटर वेयर इज द ऑब्जेक्ट, मेरी इमेज तो कितनी दूरी पे बननी चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर। अब मैं ऑब्जेक्ट को कहां से कहां तक शिफ्ट करके देखूंगा, मैं इनफाइनाइट के ऑब्जेक्ट्स भी देखना चाहूंगा और मैं उन ऑब्जेक्ट्स को भी देखना चाहूंगा जो कि नियर पॉइंट पर रखी हुई है। मतलब मैं नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट दोनों के ऑब्जेक्ट्स को देखूंगा, बीच की भी देख पाऊंगा फिर। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं केस 1, लेट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, इट इज फार पॉइंट। सो आपके लिए u कितना हो गया, आपके लिए u हो गया माइनस इनफाइनाइट, v आपके लिए 2.5 है, लेंस है, आपको रेटिना पे बनानी है इमेज। सो अब आपके लिए फोकल लेंथ आपको निकालनी है, तो फॉर्मूला यूज कर लीजिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और वैसे भी इनफाइनाइट से आने वाली रे फोकस पे ही जाती है, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई आपके पास 2.5 सेंटीमीटर। यानी जब आप कहाँ पे फोकस देख रहे हैं, देखना मतलब फोकस करना बोलते हैं हम, कहाँ पे देख रहे हैं आप, इनफाइनाइट पे, तो आपका पावर या जो फोकल लेंथ है आई लेंस की वो कितनी होगी 2.5 सेंटीमीटर। पावर कितनी होगी, पावर इज 1/f, बट रिमेंबर 1/f का जो फॉर्मूला है उसमें आपकी जो फोकल लेंथ है इट शुड बी इन डायोप्टर। यस, सो एक्चुअली फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर्स, है ना, अगर पावर को किस में निकालना है आपको, डायोप्टर में। सो आप लिखेंगे यहाँ पे फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है, तो पावर आ जाएगी आपके पास 1/2.5 इंटू 10 टू द पावर -2 डायोप्टर। मतलब कितनी निकल के आ रही है, 100 या 1000 डिवाइडेड बाई 25, यानी इट इज कमिंग आउट टू बी 40 डायोप्टर। सो जब आप फार पॉइंट पर देख रहे हैं और आपके आई बॉल का साइज 2.5 सेंटीमीटर है, तो आपकी पावर ऑफ आई लेंस कितनी है, 40 डायोप्टर। एंड जब आप नियर पॉइंट को देख रहे होंगे, व्हेन यू विल बी सीइंग द नियर पॉइंट, सो उस केस में लेट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट नियर पॉइंट। तो इस केस में आपका जो u है वो होगा -25 सेंटीमीटर, आपका जो v है वो है -2.5 सेंटीमीटर। आपको फोकल लेंथ निकालनी है, सो यूज द फॉर्मूला। सो क्या आ जाएगा अपने पास 1/v विच इज 2.5, सॉरी इट इज नॉट माइनस, प्लस है ये 1/u विच इज माइनस ऑफ 25, 1/v माइनस 1/u is equal to 1/f, f is unknown, so मेरे पास 1/f it is equal to 10/25 plus 1/25, so it comes out to be 11/25 सेंटीमीटर इनवर्स। फोकल लेंथ छोड़ो, हम तो पावर निकालते हैं सीधी, तो पावर क्या आ जाएगी मेरे पास 1/f, बट f must be in meters। so क्या करोगे आप यहाँ पे, ये आपकी सेंटीमीटर इनवर्स में है, आपको इसको मीटर इनवर्स में लेके आना है, so you will write 11/25 into 10 to the power -2 diopter, so it will be 11 into 100 divided by 25 diopter, so it will be how much, 44 diopter। यानी आपकी पावर ऑफ आई लेंस कहां से कहां तक चेंज हो रही है, 40 डायोप्टर से 44 डायोप्टर तक, और आप कहां से कहां तक देख ले रहे हैं, इनफाइनाइट से अपने नियर पॉइंट तक की ऑब्जेक्ट्स आप देख पा रहे हैं, और पावर जा रही है 40 डायोप्टर से 44 डायोप्टर्स। फोकल लेंथ आप निकालोगे तो आप निकाल सकते हो यहाँ से, फ्री टू डू दैट। सो पावर के टर्म्स में समझना ज्यादा कन्विंसिंग और ज्यादा इजी लगता है हमें एज कंपेयर टू फोकल लेंथ हियर। ठीक है, पर ध्यान रहे जब भी आप पावर निकालें तो फोकल लेंथ मस्ट बी इन मीटर्स। ओके, सो आई कंसीडर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ एक नोट लिख लीजिए,
और वो नोट है द रिजॉल्विंग नोट इज रिजॉल्विंग limit of human eye is 1 minute. Resolving limit of human eye is 1 minute. नहीं दिया गया तो आप ये यूज करिए, अगर उसने दिया है तो फिर वो डेटा यूज करिए. नाउ द क्वेश्चन arises व्हाट इज रिजॉल्विंग लिमिट. तो रिजॉल्विंग लिमिट ये होती है, मेरे पास सपोज दो ऑब्जेक्ट्स हैं. ओके, सो सपोज देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ठीक है, और यहां पे आई है. तो एक दोनों से रे आ रही है, इमेज बन रही है रेटिना पे, इनके बीच में कुछ सेपरेशन है, मान लीजिए इनके बीच में सेपरेशन d है, और आई से इनकी जो डिस्टेंस है वो r है. ओके, तो हम ये जो मेन डिस्टेंस है उसे अपन r ले लेते हैं. तो दे मेक सम एंगल एट आई, दे मेक सम एंगल एट आई, व्हिच इज से एंगल इज थीटा. सो अगर ये ऑब्जेक्ट बहुत पास है, जैसे कि जो थीटा है वो बहुत छोटा बन रहा है, तो हमारी आंखें इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ट्रीट नहीं कर पाती. इसका एक बढ़िया एग्जांपल है कि आप रात में सपोज ड्राइव कर रहे हैं या फ्रंट सीट पे बैठे हुए हैं और एक कार आ रही है, काफी दूर है स्ट्रेट रोड पे, तो आपको उस कार की दोनों हेडलाइट्स एक सिंगल ही दिखती है. आपकी आंखें बता नहीं पाती कि ये 2 हेडलाइट्स है या फिर एक ही है. पर जैसे वो कार पास आते जाती है, आपको 2 अलग अलग हेडलाइट्स दिखने लगती हैं. तो इससे क्या पता चलता है कि जब वो दूर है तब उसकी हेडलाइट्स आंखों के ऊपर बहुत छोटा एंगल बना रही है, तो हमारी आंखें रिजॉल्व नहीं कर पा रही हैं इमेजेस को, ओवरलैपिंग ऑफ इमेजेस हो रही है, तो ब्रेन रीड नहीं कर पा रहा कि सच में एक ही ऑब्जेक्ट है या फिर 2 ऑब्जेक्ट है. तो रिजॉल्विंग लिमिट आपको समझ में आ रही है, ठीक है. तो चाहे तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, इट इज मिनिमम एंगुलर या इट इज मिनिमम एंगल बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स, minimum angle made by the 2 objects on the eye such that they are just seen just separately, they are seen just separately, it's called the resolving limit. अब यहाँ पे जो थीटा है उसे आप क्या लिख सकते हैं रफली, इतना अपन बोलेंगे कि यहाँ पे जो आपका d है, it is quite less than r. In that case I can just write theta as d by r. यस, सो अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि फॉर हेल्दी आई, मैं सिर्फ एक आपको सिचुएशन लिख के बता रहा हूँ. फॉर हेल्दी आई जो थीटा है एंगल, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1 मिनट, तभी आप देख पाएंगे, है ना. सो और इक्वल टू भी चलेगा. सो आप लिख सकते हैं दिस d by r मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू. अब d by r ये तो रेडियन में आना चाहिए आपका. सो 1 मिनट को आप पहले 1/60 डिग्रीज में लेके आए और फिर π/180, जिससे कि ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है. तो आपको क्या मिल जाता है, दिस you get d by r must be greater than or equal to pi divided by, you multiply these numbers, 18 6 how much it is, 108. Yes, so you get it 10800, ठीक है. जिस यूनिट में d होगा उस यूनिट में आपका r आ जाएगा फॉर द हेल्दी आई. अब एग्जाम में दे सकता है वो कि किसी आई की रिजॉल्विंग में 2 मिनट है या 10 मिनट है, तो आपको अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा. उसे रटो मत, आप कॉन्सेप्ट समझ लो. चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे अपन. लिखे, टू persons stand with a lateral separation of 3 meter, with a lateral separation of 3 meter, मतलब ये सेपरेशन उनका 3 मीटर है. For the image of these persons to be resolved by naked eye से मतलब कोई आप इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर रहे हैं, टेलीस्कोप और समथिंग. फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन्स एंड द आई, जो उनको देख रही है. तो इसमें उसने कुछ नहीं बताया कि रिजॉल्विंग लिमिट आई की कितनी है, तो आप कितना ही मान के चलेंगे रिजॉल्विंग लिमिट, ही विल अज्यूम इट टू बी 1 मिनट. सिंपल सा क्वेश्चन है. यहाँ पे आपको ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है, इनके बीच का जो गैप है वो आपको 3 मीटर दे दिया गया है. पूछ रहा है आई से कितना दूर होना चाहिए उन्हें, तो आप फटाफट निकाल सकते हो उसे. ये एंगल है जो कोई वो बना रहे हैं, तो आप इसे 3/r लिख सकते हैं. and you will say this 3/r must be greater than or equal to 1 minute, which is 1/60 into pi/180. अभी हमने सॉल्व किया था,
तो आप r फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, r मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 10 पॉइंट, व्हेन यू सॉल्व आई एम राइटिंग डायरेक्टली यू गेट दिस 10.318 किलोमीटर्स। मतलब आपकी जो डिस्टेंस है, जो पर्सन्स की जो लेटरल डिस्टेंस है आई से, वो कितनी रहनी चाहिए, 10 किलोमीटर्स के आसपास। तो फिर वो पर्सन्स की जो इमेज है वो रिजॉल्व हो जाएगी आई में, अदरवाइज वो रिजॉल्व नहीं हो पाएगी। ठीक है, ओके, नोट दिस डाउन।